बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, 7 अक्टूबर 2023 सुबह इसराइल में 7 रोज़ा मजहबी छुट्टी सकूत हॉलीडेज़ का आखिरी दिन था। सकूत हॉलीडेज़ को इसराइल में चेक साकूत भी कहा जाता है। ये दिन यहूदी दरअसल हज़ारों साल पहले मिस्रियों की गुलामी से आज़ादी और सेराई सीना में 40 साल का भटकने का जो सफ़र था उसके ख़त्म होने की याद में मनाते हैं। इन 40 सालों की सहराई नूरदी के बाद उन्हें कहीं इनकी सो कॉल्ड हॉनी लैंड मकसद सरजमीन या प्रॉमिस लैंड जो है ये उन्हें मिली थी। इनके मुताबिक एक सरसरी अंदाज़ा मतलब रफ स्टेटमेंट के मुताबिक ये लीजेंड कोई 13 सेंचुरी PCE की है। मतलब अगर ये वाक़या कभी पेश आया भी था तो ये आज से कोई 3270 साल पहले की कम अज़ कम बात है। इस वाक़ये के वाहिद इब्तिदाई तफसीलात हमें बाइबल के पहले हिस्से जिसे तौरात भी कहते हैं इसकी सेकंड बुक एक्सोडस में मिलती है। इन भटकने के 40 सालों के दौरान जब यहूदी अपनी प्रॉमिस लैंड हॉली लैंड तलाश कर रहे थे तो वो सहरा में खेमे लगा कर रहते थे, मिलकर पकाते खाते थे और इनका सफ़र हमेशा गर्दिश में रहता था। लेकिन जब इन्हें प्रॉमिस लैंड मिल गई तो इनकी ईद हो गई। बस इसी ईद की खुशी में, इसी तलाश करने की खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं। इसे अरबी और उर्दू में ईद उल अशर या ईद उल ख़याम भी कहते हैं। ख़याम यानी खेमे, बहुत से कैंप। तो इसकी याद में यहूदी बाज़ औक़ात ये करते हैं कि घर के सहन में ही खेमे लगाते हैं, झोपड़ा सा बना लेते हैं या तो इसकी याद ताज़ा करते हैं। बाज़ औक़ात बड़ी पार्टी करना हो तो सहरा में या किसी खुली जगह पर कई खेमे या एक ही बड़ा सा खेमा लगाकर भी ये त्यौहार मनाया जाता है। कभी कोई पार्टी भी रख ली जाती है जिसमें चेक साकूत और हल्ला गुल्ला दोनों साथ साथ हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही बात गज़ा के हमसाए में ईस्टर्न साइड मतलब मशरिकी जानिब पर इसराइली सेंट्रल्स की एक बस्ती कॉप्टरस रेम में हो रहा था। 7 अक्टूबर की सुबह हफ्ते के दिन जब ये लोग हल्ला गुल्ला करके थक चुके और आधी नींद में थे तब उन पर गज़ा की सरहद से फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमले में कम से कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फ़ज़ाई ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की जिससे 2050 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वाज़ा रहे कि 7 अक्टूबर के दिन हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज के मुताबिक कम से कम 3000 रॉकेट जबकि हमास के मुताबिक 5000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर अचानक दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सरियत पसंद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गज़ा की सरहद के इलाके से इसराइली हुदूद में दाखिल हो गए। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गुज़रिश्ता मई के बाद से ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद और कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। नाज़रीन कराम, मशरिक़ी वस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दानियाँ गुज़र चुकी हैं जिसका मुस्तक़बिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े का तनाज़ुर समझने के लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सहनी तहरीक जोर पकड़ने लगी जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत आया जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामे अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ी वस्ता को तस्लीम किया और मुख्तलिफ़ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत ही रहा
जहां अरब कौम पुरसू और सियोनियों तंजीम के दरमियान कुछ कशीदगी बढ़ाने लगी, सियोनियों तंजीम ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबों के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक साने ने जन्म ले लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाए मुल्क खुद फरार हुए, उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जबकि इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरिकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गर्ब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिससे यौम पुरजंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीफ की। अब बात यह है कि फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं। इसराइल आज भी गर्ब उर्दन पर काबिज़ है, ताहम इसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खलीफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरिकी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीन रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गर्ब उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गर्ब उर्दन का इलाका 5,970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गर्ब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहराए रूम वाक़या है। गज़ा में फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिससे इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार नहीं पहुंचने देते। नाज़रीन, दूसरी जानिब गर्ब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम ये जो इलाके गर्ब उर्दन है, इसमें 86% फ़लस्तीनी है, जबकि 14% लोग इसराइली हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़श्ता 20 सालों से इनकी आबादियों में इजाफ़ा हुआ है। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। अब हमास गज़ा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे और कई हमले किए। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुआसरा कर रखा है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ताकतें हमास या उसके अस्करी विंग को दहशतगर्द करार दे चुके हैं।
حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ اب حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر آفیسرز موجود ہیں، اور ان کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا آ رہا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازع کیا ہے؟ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے اصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بس رہے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے جذبات کے علاوہ دونوں جانب سے چند اقدامات ضروری ہیں۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، غزہ کی پٹی کا محاصرہ ختم کرنا ہوگا، اور مشرقی یروشلم اور غرب اردن میں رکاوٹیں ختم کرنی ہوں گی۔ دوسری جانب فلسطینی گروہوں کو بھی تشدد ترک کرنا ہوگا اور اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی سرحدوں، یہودی بستیوں اور تارکین وطن کی واپسی کے معاملے پر بھی سمجھوتہ ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرے اور اس مشکل میں انہیں باہمت رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فلسطینیوں کے لیے جتنا ہو سکے آواز اٹھائیں اور ان کا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔